रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सामीन मोहतरम, वज़ू के हवाले से हमारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए और कल मुकम्मल अमली तरीक़ा आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। आज एक नए मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे और वो है गुस्ल। उसके बाद इंशाअल्लाह तयम्मुम की बारी और फिर जो है वो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ाएंगे। चूँकि वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम ये वो तीन बुनियादी चीज़ें हैं कि जो इबादत के मुकद्दिमात शुमार होती है, यानी ये इबादत से पहले किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके मसाइल जो है वो पहले सीखना लाजिम है। तो पहले तो ये बता दीजिए कि जितने मसाइल अब तक बयान हुए, अगर उसमें से किसी का सवाल है तो कर लें, वरना फिर हम जो है वो गुस्ल का मौजू शुरू करते हैं। अगर वज़ू के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो या नमाज जमात के हवाले से किसी भी एतबार से कोई सवाल हो, वरना फिर गुस्ल की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। है किसी का सवाल? नहीं। चलिए, अब गुस्ल पर जो हमारी बहस होगी वो 3-4 जो है वो मुख्तलिफ़ जहतों से होगी और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से होगी। सबसे पहला तो ये कि आगा सिस्तानी के नज़दीक वाजिब गुस्ल कौन कौन से, ठीक है, ये तय करेंगे। फिर आगा सिस्तानी के नज़दीक मुस्तहब गुस्ल कौन कौन से। सही है, मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था मफातिहुल जिनान में या दीगर दुआओं की किताब में आपके सामने मुस्तहब गुस्ल के जो है वो अंबार लगे हुए होंगे। ठीक है, कई मुस्तहब गुस्ल होंगे, लेकिन क्या सारे गुस्ल को आप जो है वो मुस्तहब की नीयत से कर सकते हैं? तमाम गुस्लों को मुस्तहब की नीयत से अंजाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं गुस्ल को मुस्तहब की नीयत से अंजाम दिया जाएगा जिन्हें आगा सिस्तानी मुस्तहब कहते हैं। ठीक है, तो आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा कि आगा सिस्तानी किन गुस्ल को मुस्तहब कहते हैं, उनके बाद जो है वो फुकाहा किन गुस्ल को जो है वो मुस्तहब मानते हैं, फिर उन्हें किस नीयत से किया जाए। ठीक है, तो ये हो गई 2 टॉपिक्स, वाजिब गुस्ल, मुस्तहब गुस्ल। फिर उसके बाद गुस्ल के क्या क्या तरीके हैं, एक है गुस्ल तरतीबी, एक है गुस्ल, एक और गुस्ल है, कौन सा है? तरतीबी और इर्तिमासी। ठीक है, गुस्ल तरतीबी कैसे किया जाता है, फिर गुस्ल इर्तिमासी में भी 2 तरीके हैं। ठीक है, एक दफ़ई है, एक तदरीजी है। सही है, फिर वो दफ़ई कैसे किया जाता है और तदरीजी कैसे किया जाता है। ठीक है, और उनके अहकाम में क्या फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गुस्ल में जो है वो क्या क्या शराइत पाई जाती हैं। सही है, क्या क्या चीज़ें जो है वो इंसान को गौर करनी चाहिए, और गुस्ल और वज़ू की शराइत में क्या क्या फ़र्क है कि वज़ू में ये चीज़ होना ज़रूरी है और गुस्ल में ये चीज़ ना होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो जो है वो फिर आपकी खिदमत में जो है वो बयान किए जाएंगे। आज आइए कि सबसे पहले जो है वो गुस्ल का तरीका तय कर लें। पहले ये देख लें कि गुस्ल करने आता भी है या नहीं आता है, उसके बाद फिर जो है वो अगले मौज़ूआत पर हम जो है वो बढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाह नवीद भाई, गुस्ल का तरीका बयान कीजिए। नीयत क्या करेंगे? देखें, फिर ये कह रहे हैं वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अच्छा चलें, एक गुस्ल वाजिब है, लेकिन वो वाजिब होता कब है? एक है गुस्ल जनाबत। सही है, इंसान जो है वो जनाबत की हालत में, तो ये क्या हर सूरत में वाजिब है या नमाज का वक्त आएगा तो वाजिब होगा? जी भाई, यानी जैसे ही आप जनाबत की हालत में आए फ़ौरन गुस्ल करना वाजिब है? नहीं, अच्छी बात नहीं करें, ये बताएं वाजिब है उस वक्त या नहीं है? उसी वक्त वाजिब है? नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, रमज़ान के महीने भी उसी वक्त वाजिब नहीं है। जी, उसी वक्त वाजिब है? किस वक्त वाजिब है, ये सवाल है मेरा। आसान तो भाई, जब कोई वाजिब ऐसी इबादत आए जिसके लिए वो गुस्ल ज़रूरी है तो फिर आपको करना होगा। ठीक है, बिलफर्ज एक शख्स है जो माह रमज़ान में रात को 11 बजे जो है वो जनाबत की हालत में आए, तो क्या उस पर उसी वक्त गुस्ल वाजिब है? नहीं, जब जो है वो पहले माह रमज़ान का जो रोज़ा शुरू होगा उससे पहले जो है वो ये गुस्ल वाजिब होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो जब नमाज माह रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में क्या गुस्ल जो है वो ऐसे ही वाजिब हो जाएगा? नहीं, जब नमाज का वक्त पहुँचेगा तब जो है वो गुस्ल करना होगा। ठीक है, उससे पहले तो वाजिब नहीं है। तो जब वक्त दाखिल हुआ नहीं है अभी तक नमाज का, तो आप पर गुस्ल अब तक वाजिब नहीं है। ठीक है, यानी अभी फ़ौरन आपने नहीं करना, वाजिब हो चुका है गुस्ल। ठीक है, लेकिन जो है वो किस नीयत से करेंगे हम? ठीक है, बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप जो है वो इन चीज़ों में ना जाएं कि वाजिब की नीयत करनी है या नहीं करनी, सिर्फ एक जुमला याद रखें, कुर्बतन इल्लल्लाह, बस। ठीक है, ख़त्म हो गई बात। सही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस ये नीयत करें कुर्बतन इल्लल्लाह। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह क्योंकि आगा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक आप एक ही गुस्ल में 10 गुस्ल निपटा सकते हैं। ठीक है, आपको अलग-अलग गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फुकाहा गुजरे जो कहते थे कि बिलफर्ज जो है वो अलग-अलग गुस्ल करने पड़ेंगे। ठीक है, बिलफर्ज, लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं एक नियत करो, 10 के 10 गुस्ल निपटा दो। सही है, यानी बिलफर्ज जुम्मे का दिन है, आप जनाबत की भी हालत में और उस दिन ईद भी पड़ गई है
और किसी का इंतकाल भी हो गया तो आप उसको गुस्ल भी दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो और नमाज आयत जो है वो बिलफर्ज वाजिब हो चुकी थी और सूरज को मुकम्मल गिरन था, आपने जानबूझकर जो है वो नमाज आयत छोड़ दी, ठीक है, उसका गुस्ल अलग होगा। फिर उसके बाद आपने जो है वो मन्नत मानी हुई थी कि अगर बिलफर्ज मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं जो है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए गुस्ल भी करूँगा, ठीक है। ये 6 गुस्ल आप पर एट अ टाइम लाजिम हो गए, ठीक है। यानी गुस्ल जुम्मा भी आपको करना है, ये मुस्ताहब है। ईद का गुस्ल भी आपको करना है, सही है, 2 हो गए। आप एक मुर्दे को गुस्ल भी देकर आ रहे हैं, ठीक है, तो गुस्ल मसे मैयत हो गया 3, सही है। फिर उसके बाद आप जनाबत की हालत में भी है, तो ये जो है 4, सही है। फिर उसके बाद नमाज आयत में सूरज को मुकम्मल गिरन लगा था और आपने जानबूझकर जो है वो छोड़ा गुस्ल, छोड़ी नमाज, ठीक है। तब आगा सिस्तानी कहते हैं एहतियात लाजिम की बिना पर गुस्ल करना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़ो, ठीक है। तो अब ये हो गया 5, सही है। इसी तरीके से जो है वो आप दीगर मिसालें बनाते चले जाएं। ये 5, 6, 7 गुस्ल आप पर एक साथ लाजिम है, तो क्या सबके अलग अलग नियत करेंगे? अलग अलग तो नियत नहीं करनी, ठीक है। एक नियत करें कि ये मैं गुस्ले जुमा भी कर रहा हूँ, मैं ये जो है वो बिलफर्ज गुस्ले मसे मैयत भी कर रहा हूँ, ये जो मैंने नज़र कसम की वजह से गुस्ल वाजिब हुआ था वो भी कर रहा हूँ, ये गुस्ले जनाबत भी है, सबकी एक साथ नियत की, आखिर में लगा दिया कुर्बतन इल्लल्लाह, ख़त्म, गुस्ल शुरू कर दें, सही हो गया गुस्ल, ठीक है। ये हो गया सबसे पहली नियत की बात, ठीक है, कि कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से करेंगे। आगे बढ़िए, बिस्मिल्लाह। सर और गर्दन को चले, गर्दन कहाँ पर ख़त्म हो रही है? अच्छा अच्छा, यकीन हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इधर उधर से जो है वो धोना पड़ेगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि सर और गर्दन का मुकम्मल जो है वो हिस्सा आपका धुल चुका है, ठीक है। इसमें आपको यकीन करना है कि आपके कानों के पीछे, कानों के जो है वो जो हिस्सा नज़र आ रहा है, आंखों के गोशों में, हर जगह जो है वो पानी पहुंच गया, क्योंकि जो है वो आप जानते हैं फतवा मौजूद है कि अगर सुई के बराबर भी हिस्सा रह गया तो गुस्ल बातिल हो जाएगा, ठीक है। तो सर और गर्दन जो है वो आपने सबसे पहले धोना है गुस्ल की नियत के साथ। नियत हो गई, अब आ जाइए, सर और गर्दन आपने धो लिया, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ख़वातीन को इस मामले में कोई रियायत है? ये इसलिए बयान कर रहा हूँ, हो सकता है कोई वीडियो सुन ले तो मसला काम आ जाए। कोई एक्सेप्शन है इसमें? एक जो है वो मैं आपके सामने मसला पूछ लेता हूँ, चले। ये जो है वो हमें सर और गर्दन धोना है तो हमें बाल भी धोने, ठीक है, मुकम्मल, और जिल्द तक पानी पहुँचाना है, ठीक है। इसमें क्या ख़वातीन को अपने मुकम्मल बाल धोने? एक खातून है जिसके टांगों तक बाल आ रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है भाई, मुमकिन तो है ना, घुटनों तक बाल आ रहे हैं, मुकम्मल बाल धोने, तो ये सर और गर्दन में जाएगा या बदन में जाएगा? धोने जी, आयतुल्लाह जी, आ गए सिस्तानी के मुताबिक फ़कत और फ़कत ये सर की खाल तक पानी पहुंचा ले, बस, बालों को धोना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये जितने लंबे बाल है ना, इसको मड़ोड़ के एक जगह रख दें, सही है, एक जगह रख दें, सिर्फ और सिर्फ स्किन तक पानी पहुंचा दें, अंदर जिल्द तक पानी पहुंच गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद जो है वो ख़वातीन के लिए अपने लंबे बालों को धोना जो है वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो स्किन के साथ ये जोड़े में उन बालों को और जो है वो खाल तक पानी पहुंचेगा, बस, इसके अलावा जो है वो लंबे बालों तक पानी नहीं पहुंचाना है, ज़रूरी नहीं है। धो ले तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन गुस्ल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सर और गर्दन धुल गया, हुजूर आगे बढ़िए। सीधा हिस्सा ज़रूरी है? पहले मैं पहले बता चुका हूँ, ये सीधा हिस्सा ज़रूरी है नहीं, ये क्या बात हो गई, करे तो बेहतर है। अगर मैं जो है वो पहले उल्टा हिस्सा धो लूँ तो चलेगा? उल्टा धो लूँ पहले फिर सीधा दूँ? जी रफसान भाई, क्या फतवा है आपका? क्या यार, अभी तो फिलहाल यहाँ पर आगा सिस्तानी वाले बैठे ना, तो एक ही मुजतहिद रखें, वरना तो फिर कोई बोलेगा आगा खुई पर बाकी हूँ मैं। हाँ, ज़रूरी है पहले सीधा हिस्सा? जी एजाज भाई, क्या कहते हैं आप? ज़रूरी है? ज़रूरी आसन तुम आगा सिस्तानी के नज़दीक ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगा सिस्तानी देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वज़ू में आगा सिस्तानी के नज़दीक 4 आज़ा है, चेहरा, दोनों हाथ, सर का मसा, पैरों का मसा, ये होगा 4 हिस्से। इसी तरीके से गुस्ल में वो 2 हिस्से शुमार करते हैं, एक सर और गर्दन, एक पूरा बदन, ठीक है, बस। ये आगा सिस्तानी के नज़दीक 2 हिस्से हो गए। तो जब आपने सर और गर्दन धो लिया, उसके बाद आप पूरा बदन एक साथ धोएं, आपकी मर्जी है। आप पहले उल्टा हिस्सा धोएं, आपकी मर्जी है। आप पहले सीधा हिस्सा धोएं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वो कहते हैं बेहतर है कि पहले सीधा हिस्सा धोएं, बाद में उल्टा हिस्सा धोएं, ठीक है। लेकिन जो है वो यानी अगर बेहतर का मतलब क्या होता है, अगर आप पहले उल्टा हिस्सा धोएं, पूरा बदन एक साथ धोएं, आपके गुस्ल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपका गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो है वो यकीन हासिल करना है कि कोई बाल बराबर भी हिस्सा अनधुला नहीं रह गया, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ, देखिए एक मसला आता है कि आपको वुज़ू में और गुस्ल में बातिन हिस्सों को नहीं धोना। क्या मतलब होता है बातिन हिस्सों को नहीं धोना? क्या मतलब है, कोई बता दे? हाँ, आसन तुम देखिए, बातिन का मतलब ये होता है कि
ये नाक के अंदर, ये मुंह के अंदर, ये वाले हिस्से वो है कि जो आपको नहीं धोने, ठीक है, इनका धोना वाजिब नहीं है, सही है। लेकिन बातिन जो है वो कई माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये जो है वो मेरे हाथ का ज़ाहिर है, ये है हाथ का बातिन, सही है। ये मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ ये मेरा ज़ाहिर है, जो मेरी पुष्प पर है ये है बातिन, सही है। अब आगा सिस्तानी की तौज़ी में एक खातून ने मसला पढ़ लिया, सही है, और उसका ताल्लुक भी पता नहीं कहीं अफ्रीका में से था, चूँकि हम मदरसे में होते थे तो वहाँ पर एक सवाल आया था कि बातिन को नहीं धोना है, उसने मसला जो है वो एक तौज़ी में पढ़ लिया। तो तकरीबन 10-15 साल तक वो अपने जिस्म के अगले हिस्से को तो धोती थी, पिछले हिस्से को धोती नहीं थी, ठीक है। वो समझती थी ये बातिन है, सही है। तो ये जो है वो गुस्ल क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, ठीक है। तो बातिन का मतलब क्या होता है, बातिन का मतलब ये होता है कि ये जो कानों के अंदर का हिस्सा है, नाक के अंदर का हिस्सा है, मुंह के अंदर का हिस्सा है, इनको धोना जरूरी नहीं, लेकिन पूरा जिस्म एक बाल के बराबर भी जो है वो हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए, एक एक बाल जो है वो पानी के अंदर जो है वो आ जाए, ठीक है। फिर पाँव के तलवे के नीचे भी जो है वो पानी खुद पहुंचाना है। आप कहें हम खुद खड़े में मौलाना साहब पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं भाई, यकीन हासिल करना है, इत्मीनान हासिल करना है कि पानी जो है वो हर उंगली के बीच में पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। आपने इत्मीनान हासिल करना है। नाखून बड़े उनके दरमियान अगर मैल जमा हुआ है तो आपने इत्मीनान करना है कि पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो पानी के पहुंचने में रुकावट बन रही है, ये आपको सारे इत्मीनान हासिल करने हैं और पानी जो है वो पहुंचाना है, ठीक है। ये मसला वाज़ेह हो गया आपको, पक्की बात है, समझ में आ गया, पक्की बात है। कोई सवाल है इसमें? देखें शर्त वही है, पहली दफ़ा क्या कर लिया तो गुस्ल की नीयत नहीं होगी ना, पहले पूरा जिस्म ऐसे ही धो ले, गुस्ल की नीयत ही ना करे ना। गुस्ल की नीयत क्यों कर रहा है? देखिए ये क्या गीले होने से कोई मसला नहीं। देखें ये जो आप अगर शैम्पू लगाकर जो है वो आप गुस्ल की नीयत कर लेंगे तो ये तो पानी मुज़ाफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये पानी जो है वो मुज़ाफ़ हो जाएगा, मिल जाएगा तो पानी थोड़ी कहलाएगा वो, सही है। तो जो है वो पहले एक दफ़ा मुकम्मल धुल जाए, उसके बाद जो है वो अब आपको यकीन होना चाहिए अब ये पानी जिससे मैं जो है वो गुस्ल कर रहा हूँ ये जो है वो बिल्कुल खालिश पानी है, बिल्कुल प्योर पानी है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। अब आपने जो है वो धोना शुरू करना है और अगर पहले से गीला है आपको बस यकीन होना चाहिए कि ये जो नया पानी है ये हर जगह पहुँच गया, ठीक है। बस आपने ये यकीन हासिल करना है, ठीक है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, अगर बिलफर्ज गुस्ल करने से पहले बदन नजिस हो तो क्या पाक करना ज़रूरी है? ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है अफसान भाई, फिर क्या ज़रूरी है? यानी मैंने एक दफ़ा पानी डाल दिया बस काफ़ी है वो? तो पाक तो करना है ना, मतलब यानी वो जो बिलफर्ज ये मेरा हाथ ये नजिस है, ठीक है। अब मैं हाथ पर अगर पानी डाल रहा हूँ तो ये मकाम नजिस है, तो आप कह रहे हैं पहले पाक करना पड़ेगा। तो मैं गुस्ल कर रहा हूँ, मैंने गुस्ल स्टार्ट कर दिया है, सही है, गुस्ल स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो ये पाक करना है या नहीं करना है, या खुद पाक हो जाएगा? तो यही बात होगी ना, पहले पाक करेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे गुस्ल। लेकिन आपने पूछा गुस्ल से पहले पाक चलें, गुस्ल में जिस आज़ा पर गुस्ल आपने स्टार्ट कर दिया जो उज़्व नजिस है तो उसको पहले पाक करना है, उसको धोने से पहले? गुस्ल से पहले पाक करना जरूरी है। गुस्ल स्टार्ट हो गया है तो फिर वो पाक हो सकता है, ऑटोमेटिक पाक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पाक होगा, खुद ब खुद पाक हो जाएगा, जरूरी नहीं है। उसके बाद फिर गुस्ल का पानी अलग पहुंचाना पड़ेगा, वही पानी में जो पाक है एक ही पानी से धो भी और एक ही पानी वही गुस्ल के लिए भी काफ़ी हो जाएगा, ये कह रहे हैं। कौन कौन इनके साथ मुत्तफिक है? यही है। देखिए अगर आपको पिछले 1-2 दिन याद हैं तो आप जवाब दे देंगे इसका। जहाँ पानी वो पाक जाए वो पाक नहीं। हाँ आ जाइए। हाँ सकलैन बताओ कलील पानी किससे कहते हैं? हाँ किससे कम हो? लीटर बता भाई, लीटर कितने होते हैं? 384, और 384 से ज़्यादा क्या होता है? कुर। फॉर्मूला बताएं रफसान भाई, फॉर्मूला बताएं। कलील पानी और कुर पानी नजिस कब होते हैं? कलील पानी नजिस कब होता है? एक कतरा भी गिर जाएगा तो नजिस हो जाएगा, और कुर पानी रंग बू और जायका बदलेगा, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर मिसाल ये आएगी कि अगर बिलफर्ज आप बाल्टी से गुस्ल कर रहे हैं तो उसमें है कलील पानी, तो अगर आप जो है वो कलील पानी से गुस्ल कर रहे होंगे तो जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा तो वो पानी नजिस हो जाएगा, ठीक है, तो उससे गुस्ल नहीं हो सकता। तो इसमें कलील पानी में मसला आएगा पहले पाक करो फिर गुस्ल करो। लेकिन अगर आप गुस्ल कर रहे हैं शावर से और बिलफर्ज टंकी में कुर पानी है, ठीक है, तो फिर जो है वो कुर पानी तो अगर आप उस पर डालेंगे तो पानी जो है वो जब तक रंग बू जायका ना बदले तो नजिस होता नहीं है। तो धोते जाइए, गुस्ल करते जाइए, गुस्ल भी हो गया पाक भी हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये कलील और कुर का अलग अलग मसला आएगा। क्या क्या शैम्पू लगा है? मुज़ाफ़ अलग है भाई, अभी मैंने बताया मुज़ाफ़ अलग पानी है, कलील अलग पानी है, कुर अलग पानी है, सारी अलग अलग चीज़ें। ये नजिस नहीं है, अगर कुर पानी डालेंगे तो वो मुज़ाफ़ होगा या नहीं होगा? मुज़ाफ़ हो जाएगा भाई, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको नया पानी पहुँचाना है ना, वही वाला शैम्पू वाला पानी शुमार होगा? नहीं होगा ना, यही मैं कह रहा हूँ।
देखिए आप मुझे जो है ना आपको शावर का मसला बताना पड़ेगा। जी अरशद भाई बताइए, शावर से गुस्ल कैसे होता है, क्या फ़र्क है? शावर से डायरेक्ट अगर है तो सूखा बदन है, अगर नजीस है इंसान, नजिस वजिस छोड़ें, शावर से गुस्ल करना है, सीधा साधा बंदा शावर के नीचे खड़ा हो गया, एक मसला आएगा, पहले सर धुलेगा, गर्दन धुलेगा, हट जाएगा। हटना है, ठीक है। शावर में एक मसला आता है, आपको हटना पड़ेगा। अगर बिलफर्ज आप गुस्ल करने से पहले आप नहा रहे हैं, ठीक है, आपने शैम्पू लगाया हुआ है, आपने साबुन लगाया हुआ है, ठीक है, आप मुकम्मल जो है वो आपने यकीन हासिल कर लिया कि अब जिस्म पर कोई जो है वो चीज़ बाकी नहीं है, शैम्पू और जो है वो साबुन हो गया, अब क्या आप वहीं से गुस्ल शुरू करेंगे? पहले हटेंगे आप, ठीक है, अब सर और गर्दन धोना है आपने, ठीक है, फिर जो है वो आप हटेंगे, उसके बाद फिर आपने बदन धोना है, सही है। और जो है वो सीधे और उल्टे में जो है वो हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगा सिस्तानी जो है वो एक ही शुमार करते हैं, ठीक है। तो जो है वो सर के बाद जो है वो हटना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो आपका गुस्ल ये दुरुस्त होगा, वरना गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है जी। अगर तो फिर शावर में वो हटेंगे तो पूरा बदन एक साथ धो सकते हैं, गर्दन के सर और गर्दन के बाद आप एक दफ़ा हट गए, उसके बाद आप जो है वो धो लें एक साथ पूरा, हाँ उसमें कोई मसला नहीं। हाँ वही किसी तरह गैप आना चाहिए, आप बंद कर दो या अरशद भाई टंकी का नल बंद कर दें, कुछ भी कर दें, वो बंद होना चाहिए, पानी हटना चाहिए, सही है, सही है। और कोई कुछ भी किसी भी तरीके से गैप आना चाहिए जी। ये वीडियो बंद कर दो बेटा, ये लंबी हो जाएगी अब जी जी।